Good evening, everyone. Yesterday, the last reaction which we were discussing was oxidation of aldehyde and ketones. In the oxidation of aldehyde and ketones, we learned that aldehydes are easy to get oxidized. They can be oxidized both with strong as well as a weak oxidizing agent. Whereas ketones are difficult to get oxidized. Ketones oxidize only in vigorous condition, and that also cause the cleavage of carbon-carbon bond, leading to the formation of mixture of carboxylic acid, isn't it? Aldehydes में the oxidation of aldehyde by mild oxidizing agent में we were discussing टॉलेंस टेस्ट. कल हमने टॉलेंस टेस्ट डिस्कस किया था. आज टॉलेंस टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज फेलिंग्स टेस्ट. दिस इज फेलिंग्स टेस्ट. फेलिंग टेस्ट में we use Fehling solution, Fehling reagent, and Fehling reagent is actually the combination of Fehling A and Fehling B. Fehling reagent is prepared by mixing equal amount of Fehling A and Fehling B. Fehling reagent कैसे मिलता है? By mixing equal amount of Fehling A and Fehling B. बहुत प्यारा सा कलर मिलता है आपको Fehling solution का. ये भी हम परफॉर्म करने वाले हैं. बहुत बढ़िया रिएक्शन है. इसमें you need to know that Fehling A, ये याद रखिएगा, कल फिर ये क्वेश्चन पूछूंगा. Fehling A is nothing, it is aqueous solution of copper sulfate. ये क्या है? Aqueous copper sulfate solution. Whereas Fehling B क्या है? Fehling B is alkaline solution of sodium, potassium tartarate. This is alkaline solution of sodium potassium tartarate. Sodium potassium tartarate is also called Rochelle salt. इसको Rochelle salt भी कहते हैं. तो आप इसमें alkaline solution of Rochelle salt भी कह सकते हो, provided आपके माइंड में ये होना चाहिए that Rochelle salt is nothing, it is sodium potassium tartarate. दोनों तरीके से याद रखना है. ये वाला सॉल्यूशन एक्वस कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कलरलेस होता है. मैं यहां पे कलर भी लिख दे रहा हूं. दिस इज ब्लू एंड दिस इज कलरलेस. ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कलरलेस. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे. सपोज इफ वी आर टेकिंग 2 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो 2 ml Fehling B. अगर 2 ml Fehling A ले रहे हैं तो 2 ml Fehling B भी लेंगे. ऑन मिक्सिंग दिस यू विल बी गेटिंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन. आपको डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा. दैट डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज Fehling reagent. Fehling reagent का कलर कैसा होता है? डीप ब्लू. ठीक है. अब आप लोगों को जब जेई मेंस वाला पार्ट इसमें और एडिशनल पढ़ाऊंगा लेटर ऑन, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि Fehling reagent जो बनता है वो Fehling reagent क्या है, वो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है. राइट नाउ हम बहुत ही इजी वे में आगे प्रोसीड करते हैं, टेकिंग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ओनली, जिसमें आपको ये समझना है कि नाउ वी विल टेक द कंपाउंड विच इज गिवन फॉर द डिटेक्शन. जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है डिटेक्शन के लिए,
वो कंपाउंड लेंगे और उस कंपाउंड में वी विल बी एडिंग दिस फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट से क्या मिलता है? फेलिंग रिएजेंट से मिलता है क्यूप्रिक आयन। और आप देखो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, दिस इज अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो आपको OH माइनस तो यूं ही मिल जाएगा, दिस विल आल्सो बी अल्कलाइन, राइट। अब इसमें क्या होगा? aldehyde will be oxidized to carboxylate anion and this will get reduced to cuprous oxide। ये cuprous oxide जो है ये आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, दिस इज रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, और साथ में मिलेगा H2। क्या हुआ? फेलिंग रिएजेंट का क्यूप्रिक आयन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हुआ? यहाँ पे देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम +2 टू +1, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होके क्या बनाया? क्यूप्रस ऑक्साइड विच इज रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दैट फेलिंग टेस्ट is given by aliphatic aldehydes only। Aromatic aldehydes do not respond to this test। Aromatic aldehydes do not respond to Felling's test। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग्स टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, समझ रहे हो? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फेलिंग टेस्ट किनके लिए है? फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए। लेकिन कल जो हमने टॉलेंस टेस्ट पढ़ा था ना, वो दोनों के लिए। इसमें एक एडिशनल चीज ये भी याद रखिएगा कि समटाइम्स एक ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीटोन्स हैं जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। आज भी मैं यही कहूंगा, कीटोन्स डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। ये एल्डिहाइड की टेस्ट है, लेकिन कीटोन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीटोन ऐसा है जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देता है, और वो कीटोन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। याद रखिएगा, कहीं नोट करके लिख लीजिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। Yes, alpha hydroxy ketones respond to टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शौर्य, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है और फेलिंग्स रिएजेंट क्या है। टॉलेंस रिएजेंट की डिस्कशन हमने अभी आज भी की। फेलिंग्स रिएजेंट फिर से फेलिंग ए और फेलिंग बी इन इक्वल प्रपोर्शन, राइट। फेलिंग ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल सॉल्यूशन। एंड फेलिंग बी क्या है? इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, which is also known as Rochelle salt. Fine.
दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करने पे हमें डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन मिलता है। दिस डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज स्पेलिंग रिएजेंट। इस स्पेलिंग रिएजेंट को हमें कंपाउंड जो भी डिटेक्शन के लिए दिया है उसमें ऐड करना है और इसे हीट करना है। यहाँ पे हीट की सिंबल दे देता हूं, यू हैव टू हीट इट, राइट। तो हीट करने पे इफ यू आर गेटिंग अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, अगर आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और कौन सा एल्डिहाइड? एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट नहीं देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। और इसी हैलोफॉर्म रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, which is known as iodoform test। इस चैप्टर की टेस्ट जो है ना मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपसे एक बार में सॉल्व ना हो। बहुत सारे कन्वर्जन्स भी हैं। तो इंस्टेड ऑफ 30 नाउ द टेस्ट इज एक्सटेंडेड ऑन टू द बर्थडे ऑफ बापूजी। हाँ, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था पता है? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? दो अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को अजय देवगन की फैमिली सत्संग के लिए कहीं गए थे। चलिए फाइन, यहाँ ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, दिस इज कॉमनली नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन में कौन सी टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि मिथाइल कीटोन्स क्या है। व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स? तो मिथाइल कीटोन्स का मतलब है दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच एसेंशियली कंटेन्स अ मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन। ऐसा एल्डिहाइड या फिर ऐसा कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज नोन एज मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, मैं यहां लिख भी रहा हूं। एन एल्डिहाइड और अ कीटोन which essentially contain, ऐसा जरूरी नहीं है, 1 मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन। An aldehyde or ketone which essentially contains 1 methyl group bonded to carbonyl carbon is called methyl ketone। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि हम इसको कह रहे हैं मिथाइल कीटोन, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कीटोन कंपाउंड ही हो, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है। जैसे यहां देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस एल्डिहाइड में आप कार्बोनिल कार्बन के साथ देखो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एग्जांपल है मिथाइल कीटोन का, दिस इज मिथाइल कीटोन। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं ये कंपाउंड लिखूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये मिथाइल कीटोन होगा? ये मिथाइल कीटोन नहीं होगा। अच्छा, यहां से मैं H हटा के यहां CH3 कर दूं, क्या ये मिथाइल कीटोन होगा? होगा, ये मिथाइल कीटोन होगा। तो समझ में आ गया मिथाइल कीटोन क्या है? वो एल्डिहाइड भी हो सकता है
या कीटोन कंपाउंड भी हो सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके कार्बोनिल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड होना चाहिए। There should be at least one methyl group bonded to the carbonyl carbon of the aldehyde or ketone, then that is known as methyl ketone. याद रहेगा? चलिए, बार बार मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, ये मिथाइल कीटोन का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल कीटोन। इधर मैंने आर लिख दिया, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, और एक मिथाइल ग्रुप दिखा दिया मैंने कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है सोडियम हाइपोहलाइट। किससे रिएक्शन होगी? सोडियम हाइपोहलाइट, NaOX। क्या बोलते हैं इस रिएजेंट को? सोडियम हाइपोहलाइट। और ये जो सोडियम हाइपोहलाइट है ना, ये कैसे बनता है? ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हैलोजन के रिएक्शन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन की रिएक्शन से बनता है सोडियम हाइपोहलाइट। और सिंपल रिएक्शन है। इसमें ये जो मिथाइल कीटोन वाला पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके ये बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA, और इसके साथ बनेगा ये CHX3। इसका कॉमन नेम क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 3 हैलोजन है इसमें, कॉमन नेम क्या है? हैलोफॉर्म। द कॉमन नेम ऑफ दिस इज हैलोफॉर्म। जैसे CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना, हैलोजन कौन सा है उसमें? क्लोरीन है, तो क्लोरोफॉर्म कहते हैं। वैसे यहाँ पे ये सिर्फ X लिखा है मैंने, तो इसको क्या कहेंगे? हैलोफॉर्म। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। अब जैसे देखिए, इसको यूज करने का एडवांटेज, दो एडवांटेज है, वो दोनों एडवांटेज यहाँ पे बताऊंगा। ये मैं NCERT का एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, ये कंपाउंड है, इसकी IUPAC नेम आप डिड्यूस कर लोगे क्या है, और इसकी रिएक्शन में कर रहा हूं NaOH प्लस I2 से। बताओ तो NaOH प्लस I2 क्या बनाएगा? NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइपोआयोडाइट। ये वाला पार्ट इसका मिथाइल कीटोन है। ऑक्सीडेशन कहां होगा? यहां। बाकी पूरा का पूरा पार्ट ऐसे ही रहेगा। तो ये बनेगा आपका यहां पे आ जाएगा ONA। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ मिलेगा CHI3 जो कि येलो कलर का है, और इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। क्या कहते हैं? दिस इज येलो प्रेसिपिटेट एंड नोन एज iodoform. Simple. Now, this iodoform test is specifically used in detection of methyl ketones. ये मिथाइल कीटोन्स के डिटेक्शन में यूज होता है। आपके NCERT एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे पेयर ऑफ कंपाउंड दिया होगा। जैसे आपको बोला जाएगा हाउ यू विल डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच केमिकली कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो वी विल बी परफॉर्मिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन क्या देगा आपको? येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। विजिबल रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। एक
ठोस ऑब्जर्वेशन मिलेगी जिसके बेसिस पे आप कहोगे कि दिस इज गिविंग आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेंस दिस इज इथेनॉल। जबकि प्रोपेनॉल के केस में यू विल नॉट बी गेटिंग द आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट यहां पे और नोट करोगे दैट आयोडोफॉर्म टेस्ट is used in detection of methyl ketone and is a very important reaction, a very important test for distinguishing pair of compounds ethanol and for distinguishing pair of compound where one is methyl ketone। पेयर ऑफ कंपाउंड्स को जहां पे केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना हो जिसमें एक मिथाइल कीटोन है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करेंगे। जैसे कि अभी आपको मैंने लास्ट टेस्ट में पूछा था हाउ यू विल डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल, तो इथेनॉल और फिनॉल के बीच केमिकल डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? फिनॉल रिस्पॉन्ड्स टू न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है जिसमें वायलेट कलरेशन मिलता है, इथेनॉल में नहीं मिलता। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है ना टेस्ट लिखा है उसमें, जैसे आपने भी टेस्ट लिखा हुआ है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखा है शायद, या सोडियम मेटल के साथ लिखा है कि इथेनॉल विल बी गिविंग सोडियम इथॉक्साइड एंड फिनॉल विल बी गिविंग सोडियम फेनॉक्साइड। लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि उसने सोडियम इथॉक्साइड दिया और सोडियम फेनॉक्साइड दिया? इसका कोई स्पेसिफिक कलर तो है नहीं, ऑब्जर्वेशन आपको पता नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा? जहां पे कोई कलर चेंज हो रहा हो या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, राइट? तो इस टेस्ट में लिख दीजिएगा दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स एंड यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग पेयर ऑफ कंपाउंड वेयर वन इज मिथाइल कीटोन। पेयर ऑफ कंपाउंड को केमिकली डिस्टिंग्विश करता है प्रोवाइडेड उसमें एक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। We are going to discuss reactions due to alpha hydrogen। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Reactions due to alpha hydrogen। देखिए क्या है इस रिएक्शन में, reactions due to alpha hydrogen, जिसमें आपको सबसे पहले समझना है दैट अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना? तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं वो अभी आपको पता चल जाए। इसमें सपोज वी हैव दिस कंडीशन, ठीक है, दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, समझ रहे हो कौन सा है सनी? दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, राइट, है ना? अब क्या होगा, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस, अ बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर इजिली। ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एक बेस यहां आके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? एज प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला जाएगा? कार्बन एटम पे। तो कार्बन एटम पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन आयन विल बी फॉर्म्ड। क्या फॉर्म हुआ? कार्बन आयन। एंड दिस कार्बन आयन फर्दर अंडरगोज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। इस कार्बन आयन का फर्दर क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। सनी देखो अब डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट? यहां पे मैं ऑक्सीजन एटम पे जो दो लोन पेयर होते हैं ना, वो दो लोन पेयर भी दिखा रहा हूं।
तो नाउ इट विल बी फॉर्मिंग बेस। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, वहां से प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो दिखाया ये क्या है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कैसे प्लस चार्ज होगा? हाइड्रोजन जब वहां से हटेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के हटेगा ना, H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो कार्बन के पास आ गया, तो कार्बन के पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर मींस नेगेटिव चार्ज, है ना। That means in this reaction, due to the acidity of alpha hydrogen, a negative charge carbon, carbon ion is formed. क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन आयन। तो अब जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन। द रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में यही एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हाउ? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहां पे सबसे पहले आई एम शोइंग एन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लाइक दिस। ये मैंने क्या लिखा है पता चल रहा है? इथेनॉल। इथेनॉल लिखा है और जानबूझ के इस तरह से लिखा है। और इसके साथ, हाँ वो पता चलेगा अभी आपको, और इसके साथ अब मैं दूसरा इथेनॉल लिख रहा हूं, उसको इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट अल्कली। जैसे यहां पे मैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा हूं। अब जरा आप मैकेनिज्म समझना, ये बेस से जो OH माइनस होगा वो OH माइनस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो द प्रोटॉन गेट्स एब्स्ट्रैक्टेड, क्या जनरेट हुआ यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज कार्बन, कार्बन आयन। और यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? कार्बन पे कैसा चार्ज? श्योर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वाले मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों कौन से मॉलिक्यूल हैं? इथेनॉल। बोथ आर द सेम एल्डिहाइड्स, ये दोनों के दोनों सेम एल्डिहाइड्स हैं। हमने रिएक्टिंग मिक्सचर में दो ही रिएक्टेंट लिया है, एक इथेनॉल और दूसरा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स मैं यहां दिखा रहा हूं, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो समझाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव चार्ज, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ अभी अभी हमने पढ़ा दैट अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। ये आपका अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो कार्बन कैसा बनेगा? नेगेटिव चार्ज, राइट। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन है, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? दोनों कार्बन एटम ज्वाइन हो जाएंगे, है या नहीं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम ज्वाइंड। यहां CH2 था तो CH2 को मैंने जानबूझ के इस तरह से शो किया है। यहाँ पे O माइनस था, यहाँ जो H प्लस निकला दैट ज्वाइंस विद दिस O माइनस, यहाँ OH हो गया, और यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन एटम है ही। ठीक है। अब आप देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कॉमन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। शौर्य, कॉमन कैटेगरी और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या हुआ? ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा?
बोलो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब ये समझिए कि इस रिएक्शन में आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट में एक तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप, राइट, और दूसरा है ये एल्कोहलिक ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का ALD और अल्कोहल का सफिक्स OL क्या बना, एल्डोल। तो इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहेंगे, एल्डोल, राइट। एंड व्हेन दिस एल्डोल इज फर्दर हीटेड, इस एल्डोल को आगे जब आप हीट करोगे तो ये वाले कार्बन एटम से OH माइनस विल रिमूव। कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड इन टर्न यहां से H प्लस विल रिमूव। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइट, और H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन गए, मेन प्रोडक्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और साथ में क्या बना, वाटर। ये जो बना, इस कंपाउंड का भी कॉमन क्लास ऑफ कंपाउंड इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या है ये, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। और ऐसे IUPAC नेम क्या होगा इसका, ब्यूट 2 इनल, राइट। ये छोटे छोटे चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि aldol कंडेंसेशन रिएक्शन पे बेस्ड यू मे हैव रोड मैप काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आपको डेटा दिए हुए होंगे कंपाउंड्स ABCD या PQRS के फॉर्म में दिया होगा। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, if you know these terminologies that where the beta hydroxy aldehydes are formed, where the alpha beta unsaturated aldehydes are formed, then only you can crack those kind of questions. तभी आप ABCD का आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आपको मैकेनिज्म के साथ लिखना तो है, लेकिन लिखने के साथ साथ इन रिएक्शंस को आपको स्टडी भी करना है, इसकी स्टेटमेंट्स को भी ध्यान रखना है कि किस स्टेप में क्या हो रहा है और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। गेटिंग इट, क्लियर। चलिए, इस रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका है। यहां पे तो देखो मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया कि कहां क्या हो रहा है। यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कार्बन ज्वाइंड, राइट। तो ये आपका फॉर्म हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर मैंने ऑन हीटिंग लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। पूरे स्टेप्स बताए। दूसरा तरीका है इस रिएक्शन को लिखने का ऐसा, जिसमें मैं दोनों के दोनों स्टेप एक साथ लिखूंगा। मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, दोनों स्टेप एक साथ लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, तो यहां पे नंबर 1 में लिखूंगा डाइल्यूट NaOH, और नंबर 2 में लिखूंगा हीटिंग, राइट। और इतना करने के बाद आई विल बी शोइंग द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल लाइक दिस। बोलो, यहां से H2O रिमूव होगा तो क्या होगा, H2O रिमूव होगा तो क्या होगा, बाकी ज्वाइन हो जाएगा एज इट इज, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर से CH CHO एंड H2O। यही फॉर्म हुआ ना, है ना। यहां पे क्या किया था, यहां पे दोनों स्टेप को अलग अलग करके मैंने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी दिखाया, और दूसरे रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, दोनों स्टेप को कंबाइन कर दिया और दोनों स्टेप के कंबाइन प्रोडक्ट को लिख रहा हूं, राइट। इसी तरह एक और रिएक्शन बता रहा हूं, जस्ट चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। चलिए, नेक्स्ट इज Shaurya, what is the name of this compound?
प्रोपेनॉन, करेक्ट। और ये कंपाउंड भी प्रोपेनॉन ही है, एम आई राइट? दिस इज ऑल्सो प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन में मैं फिर से एक अल्कली यूज कर रहा हूं, बेस यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ना मेरी इच्छा है कि मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करूं, हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों? आई हैव यूज्ड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो जरा देखो सनी, यहां पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या हुआ? द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन ऑक्सीजन एटम, राइट? तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे ये प्रोटॉन हटा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन एटम पे चला गया, कार्बन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो यहां आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा? द इंटरमीडिएट विल बी लाइक दिस। देखो ये तो O माइनस हो रहा है और यहां से जो H प्लस निकला वो O माइनस के साथ ज्वाइन हो गया, तो क्या बना? OH, दिस CH2 ज्वाइंस हियर। तो ये CH2 जो ज्वाइन हो रहा है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि वापस वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन दिखाना है इसीलिए। राइट? और इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद इसका हीटिंग करूंगा। हीटिंग में क्या होगा? बोलो, हीटिंग में क्या होगा? यहां से OH माइनस हटेगा और यहां से H प्लस, तो इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट? ये जो है इसको हम यहां अल्फा कार्बन कहेंगे, इसे बीटा कार्बन कहेंगे। तो ये क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कॉमन क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। IUPAC नेम क्या होगा बोलो तो? दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या कहेंगे? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, वेरी गुड। ऑक्सो नहीं, यहां पे तो सफिक्स ही यूज करेंगे ना, इसके लिए प्रीफिक्स यूज कर लिया, पेंटेन 2 ऑन, राइट? और दूसरा, क्योंकि यहां पे कीटोन ग्रुप है तो KET मिला कीटोन से और OH का सफिक्स ऑल, तो इसको क्या कहेंगे? कीटोल। जैसे ये था अल्डोल, इसको क्या कहेंगे? कीटोल। लेकिन रिएक्शन को कीटोल कंडेंसेशन नहीं कहेंगे। रिएक्शन का एक बार नाम कॉमन दे दिया, अल्डोल कंडेंसेशन, so this reaction will also be studied under aldol condensation only, but the intermediate is not aldol, intermediate is ketol। हर्षित समझ रहे हो? रिएक्शन का नाम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही कहेंगे, लेकिन कीटोन के केस में जो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट वो क्या होगा? कीटोल होगा। अच्छा, इसका IUPAC नेम और कॉमन क्या होगा? दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो ये आपका हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एंड और क्या कहेंगे इसको? दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, राइट? ये IUPAC नेम हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर ऐसे लिखना हो सिंगल स्टेप में तो कैसे लिखेंगे? आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो इसको अगर सिंगल स्टेप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, राइट। इसके साथ दूसरा प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख रहा हूं, राइट। दोनों स्टेप यहां पे लिख देंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में हीटिंग, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी शोन लाइक दिस, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बना CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। देखिए सेम प्रोडक्ट बन रहा है ना, यू आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस, सेम। अरे मैंने वही रिएक्शन लिखा है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहां पे मैंने दोनों स्टेप अलग अलग दिखाए हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन एंड देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहां मैंने दोनों स्टेप को कंबाइन कर दिया है। फाइन, आ रहा है समझ में? चलिए नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव अहेड। aldol कंडेंसेशन समझ में आया? अब aldol कंडेंसेशन के कजन के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉस aldol कंडेंसेशन। Now we will see cross aldol condensation। हर्षित, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि aldol कंडेंसेशन में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, उन दोनों ही एग्जाम्पल में एक मैंने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया था और एक कीटोन का एग्जाम्पल लिया। उसमें I have shown the condensation between the same aldehyde and the same ketone molecule। जैसे इथेनॉल और इथेनॉल का हमने रिएक्शन देखा था, प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉन का कंडेंसेशन रिएक्शन देखा था, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं। अब हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग टू डिफरेंट एल्डिहाइड और टू डिफरेंट कीटोन, और मे बी एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन टुगेदर, and then we will see that how this condensation reaction proceeds। ठीक है, तो इसमें मैं यहां रिएक्शन आपको अब दिखा रहा हूं। दिस इज इथेनॉल CH3CHO, इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ दूसरा मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं प्रोपेनॉल CH3CH2CHO। और इसमें ना आपको इंटरमीडिएट नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट मैं मेन प्रोडक्ट से दिखाऊंगा, लेकिन इन मेन प्रोडक्ट को जो है ना एक एक करके आपको समझना होगा कि मेन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, और फिर वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो उसकी रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो रफ वर्क आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले मैं इथेनॉल और इथेनॉल का रिएक्शन कर रहा हूँ, रिएक्टिंग मिक्सचर में पहले इथेनॉल और इथेनॉल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इथेनॉल और इथेनॉल के प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आप देखिए यहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा लाइक दिस, राइट। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर सभी लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट CH3, अब मैं आपका ये प्रोपेनॉल दिखा रहा हूं, तो प्रोपेनॉल में आई एम राइटिंग CH3 CH2 CH2CHO लाइक दिस, एंड दूसरे वाले मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन को मैं इसकी तरफ दिखा रहा हूं, क्योंकि कंडेंसेशन जो होगा वो तो अल्फा कार्बन एटम के साथ होगा ना, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, राइट। इसीलिए मैंने अल्फा कार्बन को इसकी तरफ लिखा है, यहां से H2O का रिमूवल ऐसे दिखाने के लिए। तो बोलो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। इसका IUPAC नेम है ब्यूट-टू-इनॉल, IUPAC नेम इज ब्यूट-टू-इनॉल, और इसकी IUPAC नेम क्या है?
2 मिथाइल पेंट 2 इनल, राइट। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है ना, ये सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है? सेल्फ कंडेंसेशन। क्यों सेल्फ कंडेंसेशन? क्योंकि इसमें इथेनॉल अपने दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस हुआ, प्रोपेनॉल सेम दूसरे प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस हुआ, तो दैट इज व्हाई दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन, राइट। चलिए अब आपको क्रॉस कंडेंसेशन का बताता हूं। ये इरेज करूं, ये रफ वर्क है, कर दूं? समझ में आ रहा है ना आपको कैसे प्रोसीड करना है? या कहीं अगर साइड में लिखना हो तो लिख लेना ये भी। चलिए अब क्रॉस का देख रहे हैं, तो क्रॉस में शौर्य छोटू वाले को हम पहले रखते हैं, मतलब इथेनॉल को पहले रखा और इथेनॉल का नेक्स्ट मैं प्रोपेनॉल प्लेस कर रहा हूं, तो प्रोपेनॉल को मैं फिर से ऐसे लिखूंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको सीधा CH3 CH2 CHO क्यों नहीं लिख रहा हूं, राइट। इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अल्फा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन है उसको वाटर मॉलिक्यूल के लॉस में इन्वॉल्व करना है, लाइक दिस। इसीलिए बोलो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO। IUPAC नेम 2 मिथाइल, बोलो ब्यूट 2 इनल, राइट। और अब क्या करूंगा, अब वापस से जो है इथेनॉल और प्रोपेनॉल लूंगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि इस बार प्रोपेनॉल को मैं पहले लिख दे रहा हूं CH3 CH2 CHO और इसके साथ लिख रहा हूं इथेनॉल, ठीक है। क्या होगा सनी? जस्ट अ मिनट, हाँ, pent 2 enol will be the product, right। CH3 CH2 CH double bond CH CHO, pent 2 enol, इजी है ना? प्रोडक्ट लिखना आसान है ना? क्रॉस एल्डोल क्यों बोला इसको? क्योंकि यहां पे यस अदर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। तो ये जो है ना आपके, इनको हम कहेंगे, जैसे इसको सेल्फ कंडेंसेशन बोला, इसको हम बोलेंगे क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये है सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट और ये है क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट। प्रथम समझ रहे हो? प्रथम बार में समझ रहे हो? चलिए इसको इरेज कर दूं अब करना पड़ेगा। देखिए पहले हमने इथेनॉल लिया, राइट, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फिर मैंने प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल लिया, तो एक प्रोपेनॉल को सीधे तरीके से लिखा और दूसरे प्रोपेनॉल का अल्फा कार्बन इसकी तरफ पॉइंट करके लिखा, क्योंकि मुझे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल करना है, अलॉन्ग विद दिस वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन दिखाना है, राइट। फिर मैं अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, इथेनॉल के साथ प्रोपेनॉल लिया, अगेन प्रोपेनॉल को देखो कैसे लिख रहा हूं, और फिर यहां पहले प्रोपेनॉल लिखा, दूसरा इथेनॉल लिखा, राइट। हर एक जगह H2O मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एंड द रेस्ट पार्ट जॉइंस। तो आप यहां पे चाहो तो साथ में एक H2O मॉलिक्यूल भी लिख देना प्लस H2O, ऐसे तो टोटल 4 हो जाएंगे, आप एक लिखिए ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखो। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन, जैसे मैंने आपको टॉलेंस टेस्ट का रिएक्शन जो लिखा है या फेलिंग टेस्ट का रिएक्शन जो लिखा है उसको बैलेंस कर लोगे। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए।
बाकी ऐसे इन जनरल रिएक्शन अनबैलेंस्ड भी ऑर्गेनिक में होगा तो चलेगा। हाँ, इधर आओ, आइए आइए। देखिए रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास दो एल्डिहाइड्स है। अब ये फिक्स तो है नहीं कि ये हमेशा इसके साथ ऐसे ही रिएक्ट करेगा, आपस में इथेनॉल और इथेनॉल रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब इथेनॉल और इथेनॉल की कंडेंसेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट दिस वे एंड द रेस्ट टू जॉइंस। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, राइट। ये मैंने अल्फा कार्बन यहाँ इसके तरफ ऐसा शो किया है, दिस इज अल्फा कार्बन, राइट। दूसरी बार मैंने दिखाया है इसी तरह प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो एक प्रोपेनॉल को तो मैंने सीधे तरीके से लिखा, दूसरे प्रोपेनॉल को CH3 CH2 CHO। ऐसा क्यों लिखा? अल्फा कार्बन आई हैव शोन दिस वे, ताकि मैं यहाँ से H2O का रिमूवल दिखा सकूं। तो बाकी का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO, सी द प्रोडक्ट। तो इससे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है ये कैसे सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब मैं पहले इथेनॉल लिखा हूं, दूसरा प्रोपेनॉल लिखा हूं, अलग अलग मॉलिक्यूल, H2O का लॉस, CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO, चार प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो मिला ये क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला, दो अलग अलग इन्वॉल्व है ना, तो ये क्रॉस कंडेंसेशन हुआ। इसी तरह अब मैंने प्रोपेनॉल को पहले ले लिया, इथेनॉल को बाद में लिखा, अगेन H2O लॉस्ट, CH3 CH2 CH CH CHO। तो दिस टू विल बी गिविंग क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला पार्ट इरेज करूं। हाँ, दोनों मॉलिक्यूल जो जिनका कंडेंसेशन हो रहा है वो सेम रहेगा। कौन सा? ये वाले में, ऊपर वाले में सेम तो है, CH3 CHO CH3 CHO। हाँ, CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO। हाँ, इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, इथेनॉल दूसरा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल, गेटिंग इट, क्लियर। ये वाला देखो, आपको पता है ना कि ये रिएक्शन किसकी वजह से होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन को जो है ना यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के लॉस में शो करना है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। अगर मैं CH3 लिख देता तो इसका हाइड्रोजन तो एलिमिनेशन में नहीं दिखा सकते थे ना, फिर प्रोडक्ट गलत निकलता, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है स्ट्रेट चेन ही, लेकिन मैंने इस कार्बन के हाइड्रोजन को इधर रखा है ताकि आसानी से मैं H2O का लॉस दिखा सकूं। ओके, इरेज करूं इसको, करूं? चलिए अब आप एक बात समझिए, इंसान जो है ना, इंसान मतलबी हो सकते हैं, इंसान पार्शलिटी कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी भी मतलबी नहीं होते, कभी भी पार्शलिटी नहीं करते। कैसे नहीं करते? अभी जो आपने रिएक्शंस पढ़ा अल्डोल कंडेंसेशन, ये तो उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये किसके लिए है रिएक्शन? दोज विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। जैसे आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में एनसीईआरटी का ही एक और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे सपोज लेट्स टेक द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का नाम बोलो बोलो, बेंजेनल बेंजाल्डिहाइड, राइट।
बेंजाल्डिहाइड में आप ये समझिए कि ये वाला जो कार्बन है ये इसका अल्फा कार्बन है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ कभी भी कार्बन आयन का जनरेशन नहीं होगा। आप काउंट करके देख लो, इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, कितना हो गया 3, और एक ये कार्बन के साथ 4, तो हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे। इसीलिए ये वाला कार्बन एटम कभी भी aldol कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरी रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट aldol कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होगा, और जब ये इन्वॉल्व होगा तो इट विल बी लूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लाइक दिस। और बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलिए। बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। याद आ रहा है, इसको हमने पहले दिन पढ़ा था, इस चैप्टर के फर्स्ट डे पढ़ा था। ये कंपाउंड क्या है, कैसे याद रहेगा, मम्मी से डिस्कस ही नहीं किया होगा आप लोगों ने। हाँ, सिनेमॉन में होता है प्रेजेंट सिनेमाल्डिहाइड, कॉमन नेम है सिनेमाल्डिहाइड। इसलिए बोलता हूं ना, मम्मी से डिस्कस किया होता तो याद होता अभी। चलिए, तो इसमें ये जो मिला ना आपको, ये मेजर प्रोडक्ट मिला। देखो इस केस में, ये वाले केस में दोनों के दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, which leads to the formation of 4 different products। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर केस में इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक ही यही मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। इस मेजर प्रोडक्ट के अलावा इन स्मॉल प्रोपोर्शन यू विल बी गेटिंग ब्यूट-टू-इनॉल आल्सो, सॉरी इनॉल। इसके अलावा आपको ब्यूट-टू-इनॉल भी मिलेगा इथेनॉल और इथेनॉल के कंडेंसेशन से, लेकिन मेजर यही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं जो बात कर रहा था ना कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी भी मतलबी नहीं हो सकते, कभी भी पार्शलिटी नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्यों ऐसा कहा मैंने कि अभी जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखा सनी, ये तो उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। Those aldehydes which contains alpha hydrogen, they will undergo aldol condensation, right? लेकिन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उन्होंने क्या पाप किया है, क्या उनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, उनकी रिएक्शन होगी। उनकी रिएक्शन होगी जो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने दिया था, इनकी रिएक्शन होगी, हाँ पिछले जन्म में, इनकी रिएक्शन होगी कानिज़रो रिएक्शन। कानिज़रो रिएक्शन याद रखना, दिस इज फॉर दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen gives this reaction। इसमें क्या होगा, दिस इज लाइक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब हुआ that the single molecule will be simultaneously oxidized and reduced, that is the same molecule is oxidized as well as reduced in this reaction। हर्षित क्या हो रहा है यहाँ पे, इस रिएक्शन में
सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, ठीक है। इसी को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है। इसमें रिएक्शन में दिखा रहा हूं, जैसे ये देखो, शौर्य बेचारे के पास, बेचारा है ना ये, नहीं, इस बेचारे के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, एक ही कार्बन है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठता, नहीं। तो दिस इज बेचारा एल्डिहाइड। कौन सा बेचारा एल्डिहाइड है? इसका नाम क्या है? बोलो बोलो। मिथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। यहां क्या यूज कर रहे थे? डाइल्यूट। यहां क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। सो ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, यहां पे वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड and gives sodium salt of carboxylic acid while the other is reduced to alcohol. देखो अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि आपने यहां बेस यूज कर रखा है तो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है? अल्कोहल, राइट। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों के दोनों मिथेनॉल ही हैं हर्षित, ये दोनों मॉलिक्यूल मिथेनॉल ही हैं। लेकिन मैंने अलग अलग इनको क्यों लिखा? ताकि आपको ये समझ में आए कि अच्छा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, नहीं। इसी तरह आप मुझे बताओ कि क्या इसका कैनी-ज़ेरो रिएक्शन होगा, और अगर होगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? Will this compound, what is the name of this compound? इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजाल्डिहाइड। तो क्या बेंजाल्डिहाइड का कैनी-ज़ेरो होगा? ऑब्वियसली होगा। ये भी बेचारा अल्डिहाइड है, इसका ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है तो सही, लेकिन बेचारे अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो दिस बेचारा अल्डिहाइड विल अंडरगो, क्या होगा? कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। बोलो, आप बता सकते हो मुझे प्रोडक्ट? एक ऑक्सीडाइज करना है, एक रिड्यूस करना है। हाँ चलो ना, यहां पे 2 लिख दिया, बात खत्म, 2 लिख दिया। हर बार ऐसे अलग अलग लिखना जरूरी थोड़ी है। ऊपर वाले रिएक्शन में भी जरूरी नहीं है, इसमें भी जरूरी नहीं है। वो तो अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है। आ जाओ, देखो सिंपल है सोचना। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? फेनॉक्साइड नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, और बेस है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब COONA आ जाएगा, राइट। और ये अल्डिहाइड अगर रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल, तो CH2OH। आइए प्रोडक्ट लिखिए, कौन लिखेगा? आ जाओ प्रथम, यू कम प्रथम। प्रथम विल राइट प्रथम। आराम से बैठ के लिखो ना, देखो मैं कितने अच्छे से बैठ जाता हूं। यस, so your aldehyde and ketone is completed here. कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। aldehyde and ketones get completed here. Only the uses of aldehyde and ketones has to be discussed. वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। aldehyde और ketones के uses हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ। aldehyde में methanol, which is commonly known as formaldehyde, the 40% solution of formaldehyde is known as, formaldehyde की 40% solution को क्या कहा जाता है?
which is used for preserving dead specimens of plant and animal in biology lab. क्या कहते हैं? फॉर्मलिन. फॉर्मल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन इज फॉर्मलिन. फॉर्मल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन इज फॉर्मलिन सोल्यूशन which is used in the preservation of dead specimens of plants and animals. इसके अलावा the aldehyde compounds are also used. FORMALIN. Aldehyde compounds are used in the formation of carboxylic acid, in the formation of esters also. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है. फॉर्मल्डिहाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स लाइक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज नथिंग, इट इज बेकेलाइट. सुना है आपने बेकेलाइट? ये जो स्विचेस हैं ये बेकेलाइट से बने हुए हैं. और इसके अलावा एक और पॉलीमर है जिसके मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है, विच इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन दोनों पॉलीमर्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है. कीटोन कंपाउंड्स हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंडस्ट्रीज एज सॉल्वेंट्स. कीटोन को सॉल्वेंट्स की तरह यूज किया जाता है. जैसे एसीटोन इज अ वेरी पॉपुलर सॉल्वेंट, है ना? एसीटोन इज अ पॉपुलर सॉल्वेंट. आपने देखा होगा कई रिएक्शंस में आपने ड्राई एसीटोन या ड्राई ईथर यूज किया है. तो ईथर तो एकदम अलग कंपाउंड है, लेकिन एसीटोन भी यूज होता है, राइट? तो एसीटोन इज अ पॉपुलर सॉल्वेंट. इसी तरह एसीटोन के अलावा और भी कीटोन्स हैं जिनको हम सॉल्वेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं. और इसके अलावा आपको ये पता है कि हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव अ गुड फ्रेग्रेंस इन देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट fragrance they find their application in perfumeries and also as a flavoring reagent. अच्छा, किसी को वेनिलीन का स्ट्रक्चर याद है? जिसने वेनिलीन का स्ट्रक्चर यहां लिखा उसको डेयरी मिल्क खिलाऊंगा अभी. वेनिलीन का स्ट्रक्चर ऑफ वेनिलीन. नहीं, वो लिख के बताओ मुझे, ऐसे नहीं चलेगा. देख के नहीं, अब देख लिया तो हो गया काम. ठीक है, फाइन. तो आप ये तो नोट डाउन कीजिए ही, साथ में यूजेस का जो भी पार्ट है उसको पॉइंट्स बना के एनसीईआरटी से आप लिखोगे, राइट? यूजेस भी आपको प्रिपेयर करने हैं, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको भी प्रिपेयर करोगे. आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. आपको अच्छा खासा मैंने होमवर्क दे रखा है, दैट मस्ट बी गेटिंग कंप्लीटेड बाय टुमारो. 2 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं है ना? बहुत ज्यादा हुआ अगर आपकी राइटिंग स्पीड पे समझो तो 3 घंटे, उससे ज्यादा का होमवर्क नहीं है. और आपके पास आराम से जो है 18-20 घंटे हैं, तो आप कर सकते हो. फाइन, चलिए. सो लेट्स एंड हियर. बाय एवरीवन. आई होप यू ऑल आर वाचिंग दिस सेशंस, and wherever you have doubt in the concept, please mention that in the comment section. I hope your examinations were great, and keep your preparation continued along with watching these videos. More and more important topics will be shared ahead in the sessions. Thanks. Bye.